नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। थोड़ा सा अलग समय पर आप न्यूज डिकोड देख रहे हैं, लेकिन खबरों का ये महाबुलेटिन आपके हमारे दोनों के लिए बड़ा जरूरी है। यहां आपको मिलती है खबर A to Z। तो आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं और उनके पीछे असल खबर क्या छिपी है, जानने के लिए देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। महाराष्ट्र और गुजरात के साथ आज पश्चिम बंगाल वो स्टेट रहा जो सारा दिन सुर्खियों में रहा। वजह श्री राम नवमी के अवसर पर प्रदेश के और खास तौर पर जो पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है, वहां शहरों में हिंसा की आग दिखी। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके गए, हालात बेकाबू होते चले गए और उस पर बाद में सीएम का यह बयान आया कि कुछ इलाकों में पहले से ताकीद किया था, वहां इस तरह के जुलूस से बचना था। हजारों के इस हुजूम को देखिए, इस विशाल समूह को देखकर आप भी हैरान होंगे। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां श्री रामनवमी पर हिंदू जागरण मंच ने भव्य जुलूस निकाला। रामनवमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। हिंदू जागरण मंच ने पश्चिम बंगाल में 500 से ज्यादा जगहों पर जुलूस निकाले, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग हथियारों के साथ शामिल हुए। इसके साथ ही 600 स्थानों पर राम पूजन का आयोजन हुआ। दुर्भाग्य की बात यह रही कि कई शहरों में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ। इसके बाद कई शहरों में हिंसक वारदातें देखी गई, वाहनों को आग के हवाले किया गया। आपको बता दें, सांप्रदायिक तौर पर पश्चिम बंगाल बेहद संवेदनशील है और इसके पहले दुर्गा पूजा के मौके पर भी इस तरह की वारदातें सामने आ चुकी थी। कुल मिलाकर एक और पावन पर्व सांप्रदायिक हिंसा से अछूता नहीं रहा। तो आज हिंदुओं का बड़ा पर्व है श्री रामनवमी, और ऐसे पावन पर्व के अवसर पर एक बार फिर पश्चिम बंगाल जलता दिखा। आखिर हर हिंदू पर्व पर ऐसा वहां क्यों होता है, डिकोड करते हैं। जो तस्वीरें आज देश ने देखी वो निश्चित तौर पर हम आपको दिखाना नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि ऐसी तस्वीरें वो देखें, लेकिन ये मजबूरी है साहब। जब से वहां सत्ता ममता बनर्जी के हाथ गई, तब से आरोप लगने एक अलग बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीति में जिस तरह का ध्रुवीकरण इस दौर में दिखा है, इसे कई लोग ऐतिहासिक मानते हैं। ममता बनर्जी के बरक्स अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में है और इसी वजह से हिंदू त्योहारों की रौनक को और उभारा जा रहा है। अब और सियासी तनाव क्या इससे उपज रहा, यह भी एक बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल का सामाजिक ताना बाना बड़ा मुश्किल दौर से गुजरता है, वहां के हालात बड़े मुश्किल दौर से गुजरते हैं, तो जाहिर है वहां के लोगों को इसका सबसे बड़ा दंश झेलना पड़ता है। वैसे हिंसा बंगाल की राजनीति का अब एक हिस्सा सा बनता और एक टूल बन गया। केरल की तरह भी वहां कई बार परिस्थितियां दिखती हैं, क्योंकि सालों वाम दल का शासन हिंसा का सपोर्टर रहा है। सियासी बात ये हमने की, अब जरा सामाजिक चिंतन भी कर लें। राजनीतिक कटुता ने सामाजिक सौहार्द की हत्या कर दी है, ये कई दफा लगता है। दो वर्गों के बीच में इतनी बड़ी खाई आखिर कैसे बन गई कि वो एक दूसरे के त्योहारों पर, एक दूसरे के जुलूसों पर पत्थर फेंके। उन्हें एक करने में सालों लग गए। उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में समाज और सियासतदान जिस तरीके से एक दूसरे से उम्मीद करते हैं, उससे अलग जाकर मिलकर काम कर पाएं, फिजा को और बदतर न होने दें, इस तरह के प्रयास करें। बहरहाल हम फिर याद दिलाएंगे कि ऐसा गुजरात में भी कुछ हिस्सों में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस अंदाज में हुआ है, दोनों पक्षों पर सवाल उठाए गए। आगे बढ़ते हैं। आज रामनवमी का दिन है, बड़ा ही पाक पवित्र आज का दिन है। रामनवमी के मौके पर राम नाम पर राजनीति ना हो, ऐसा कम से कम चुनावी वर्ष में तो आप कह नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच में एक नई बहस ने आज के दिन जन्म लिया। देखें आप। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। रामचरितमानस के इस दोहे की महिमा राजनेता भी खूब समझते हैं। जिसने राम नाम का दामन थाम लिया, समझो उसका बेड़ा पार हुआ। श्री राम का नाम लेकर बीजेपी कई बार चुनावी वैतरणी पार कर चुकी है। अब कांग्रेस भी उसी राह पर चल पड़ी है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत कांग्रेस सरकार पर प्रभु श्री राम की कृपा बता रहे हैं। देखिए, मुंह में राम, राम बगल में छुरी, एक कहावत है।
नाम आप लेंगे राम का और आपका काम जो है वो कसाई वाला रहेगा। इसको परेशान करो, उसको परेशान करो। छत्तीसगढ़ में राम की कृपा कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस पर राम की कृपा तक तो सब ठीक है, लेकिन मंत्री जी ये कहते हैं कि बीजेपी नेताओं के मुंह में राम और बगल में छुरी है। ये बात भाजपा नेताओं को जरा भी रास नहीं आई। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो किसी पार्टी के नहीं, वो जन जन के राम हैं, पूरे देश के हैं, पूरे विश्व के हैं। भगवान राम जो हैं वो कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। रावण के घमंड और अहंकार का नाश हुआ है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको घमंड और अहंकार है, उसका प्रतिकार जो है वो आने वाले समय में चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता करेगी और भारतीय जनता पार्टी को लाएगी। सवाल ये कि किस राजनीतिक दल पर भगवान राम की कृपा है और क्या राम नाम बिना अब की बार चुनावी बेड़ा पार न होगा। तो आज इस विषय पर हमने डिबेट भी की थी और उसमें भी सार कुल जमा यही निकला कि जब तक चुनावी पॉलिटिक्स में राम नाम का लाभ मिलता रहेगा तब तक लगता नहीं कि कोई भी दल इसे छोड़ पाएगा। आरोप लगाने के लिए भी काफी ज्यादा हैं और एक दूसरे को घेरने के लिए मुद्दे भी कम नहीं। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठकों का दौर 31 मार्च से मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है और यह सब पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर हो रहा है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा। देखें जरा। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक होने वाली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर आयोजित इस बैठक में वचन पत्र के लिए तैयार विषयों की समीक्षा होगी। इस बैठक से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वचन पत्र के वायदे पूरे ही नहीं किए। ये भी तंज कसा कि कांग्रेस की बैठकें पीसीसी के बजाय कमलनाथ के घर पर होती हैं, इसीलिए पूरी कांग्रेस ही बैठ गई। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि जिनकी पार्टी टेंट में लग रही हो वो दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। बैठकें कांग्रेस की कमलनाथ जी के बंगले पे ही होती है, पीसीसी में कोई बैठक नहीं होती। मेरे को लगता है थकान हो जाती होगी पीसीसी तक आते आते। पूरी कांग्रेस बैठ गई इस चक्कर में और खड़े होने की संभावना नहीं है। वचन पत्र की बैठक भी घर पर ही है। ऐसे वचन पत्र भी मुझे लगता है बंगले पे बैठ के पूरा करेंगे। जिनकी पार्टी खुद आरटीओ के दफ्तर में लग रही है, वो हमसे कह रहे हैं कि हमारी बैठक कहाँ हो। हमें तो नरोत्तम मिश्रा जी उनका बंगला दे दें, हम वहाँ भी कर लेंगे हम बैठक। तो टेंट हाउस में चलने वाले लोगों की पार्टी जो आरटीओ में टेंट लगाकर रह रही है, वो हमें नसीहत ना दे तो उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। बहरहाल कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक चुनाव के लिहाज से बेहद खास है। शायद यही वजह है कि बीजेपी पहले अटैकिंग मोड में सवाल उठा। बैठक की जगह पर बीजेपी की आपत्ति कहीं घबराहट का नतीजा तो नहीं। तो वचन पर एमपी में एक बार फिर से घमासान है। सवाल तो पूछे जा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। इस सियासत के मायने जरा डिकोड कर लेते हैं। पहली बात, हर पार्टी का अधिकार है कि वो अपनी मीटिंग्स जहां चाहे वहां आयोजित कर ले। इसमें किसी दूसरे को क्या। मीटिंग का वेन्यू तय करना पार्टी और पार्टी अध्यक्ष की विशेष अधिकार में है। बैठक स्थल के ऊपर सवाल उठाना थोड़ा समझ से परे है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई घबराहट बौखलाहट है, ये बीजेपी जाने। बीजेपी को बताना चाहिए कि क्या सीएम शिवराज सिंह या कोई अन्य नेता जो अन्य स्थानों के ऊपर अपनी मीटिंग्स प्लान करते हैं, इसके पीछे कोई और वजह। कुल मिलाकर राजनीति में विरोध अपनी जगह है, लेकिन किस मुद्दे पर विरोध किया जा रहा है, क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए, ये सवाल कांग्रेस ने उठाया। और आज का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा भी आप तक हम पहुंचा दें। तमिलनाडु में तायर पर तहलका मचा है। आप सोचेंगे ये तायर क्या है, तो दरअसल ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है दही। पर क्यों इसने इस वक्त सियासत में उथल पुथल मचा रखी है, देखें आप जरा। दही के इन पैक्ड कप्स को देखिए। ये वही दही उत्पाद है जो तमिलनाडु में बेहद लोकप्रिय है, जो किसी भी ब्रांड के क्यों ना हो। दही पर इन दिनों तमिलनाडु में दंगल हो रहा है। ये पूरा मामला दही उत्पादों के पैकेट्स पर लिखे हिंदी के शब्द दही पर हो रहा है। दरअसल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने
पैकेट्स पर कर्ड हटाकर दही लिखने का निर्देश दिया था, जिसके बाद तमिलनाडु के लोग इसके विरोध में उतर आए। तमिलनाडु राज्य के दूध उत्पादक संघ का कहना है कि वो अपने पैकेट्स पर दही शब्द नहीं लिखेगा, उसकी जगह तमिल शब्द तायर का ही इस्तेमाल करेगा। वहीं मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। सरकार के दखल के बाद राज्य के दुग्ध विकास मंत्री ने FSSAI को पत्र लिखा है। सीएम स्टालिन का कहना है कि हमारे दक्षिण राज्यों की भाषा पिछड़ रही है। पैकेट पर दही शब्द लिखकर दक्षिण भारत के लोगों पर हिंदी थोपने जैसा काम हो रहा है। तो अब इस पूरे मामले में जिस पर स्वयं मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखना पड़ा या उसकी पैरवी करनी पड़ी, दो सबसे अहम सवाल हैं। पहला सवाल ये कि इस तरह के फैसले क्यों कर लेने पड़े जहां पर पहले से विरोध की आशंका हो, और दूसरा ये भी कि अगर आप यूनिवर्सल या बाहर के राज्यों से कम्युनिकेशन की, लोगों से कम्युनिकेशन की लैंग्वेज अंग्रेजी स्वीकार कर सकते हैं, तो फिर वहां हिंदी स्वीकार करने में इतनी असहजता क्यों, जबकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदी बोलता है, इसमें सहज है और आसानी से समझ पाता है। ये सवाल देश के सामने रहे और कई सारे लोग इसे विभाजन की राजनीति के तौर पर भी देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे इस विवाद का क्या होता है। आज की न्यूज डिकोड में बस इतना ही। अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।